नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि टोटल जो भी मतलब टॉप 30 लार्ज कैप डिविडेंड पेइंग स्टॉक है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ये हर एक सेक्टर से अलग अलग हो सकते हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, कोई एनर्जी सेक्टर से हो सकते हैं, कोई मेटल के सेक्टर से हो सकते हैं, कोई आईटी के सेक्टर से हो सकते हैं। तो हर सेक्टर में 3 प्रकार की कंपनियाँ देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 3 प्रकार की कंपनियाँ होती है। एक होती है लार्ज कैप, दूसरी होती है मिड कैप और तीसरी होती है स्मॉल कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप जो कंपनियाँ रहती है उनके स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक कहा जाता है। मिड कैप की जो कंपनियाँ होती है उसे मिड कैप स्टॉक कहा जाता है, और जो छोटे स्तर की होती है उसे स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे लार्ज कैप फंड के। ठीक है, अर्थात लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, इस लार्ज कैप स्टॉक्स में भी सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अर्थात बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को देखेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे जो आती है एक प्राइवेट कंपनी है HDFC। ठीक है, HDFC एक प्राइवेट बैंक है जो कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके क्या क्या मतलब अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इसका पिछला क्या बैकग्राउंड रहा है, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या ये स्टॉक्स हमारे लिए अब भी एट प्रेजेंट बाय करना सही रहेगा, या इसे अगर हम लोगों ने परचेज कर लिया, बाय कर लिया है, तो क्या उसे होल्ड पे रखना सही रहेगा या इसे बेच के निकलना सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक से सलाह दे सकता हूँ कि क्या ये स्टॉक सही रहेगा या गलत रहेगा। आप लेकिन किसी भी निवेश के पहले, किसी भी प्रकार के स्टॉक में निवेश के पहले जो है आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस ज़रूर करें। हाँ, मैं इसमें ये तरीका आपको ज़रूर बता दूंगा कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे कंपनी के बारे में समझना है। दोस्तों, एक्चुअली कहा जाता है ना कि दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अगर आप उस चीज़ पे मंथन करके अपना अगर तर्क निकालें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली कंपनी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये 5 कंपनियों को मैंने बताया था। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जो कि एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। मैंने ये 5 फाइनेंस सेक्टर अर्थात बैंकिंग सेक्टर से मैंने ये कंपनी को लिया था। इनके स्टॉक्स को मैंने लिया था, इनके स्टॉक्स को मैंने बताया था। इसमें से आज हम लोग HDFC बैंक को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, HDFC बैंक, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि BSE इंडेक्स में, BSE या NSE इंडेक्स में हम लोग इसे खोजेंगे कैसे। तो देखिए, उसमें जो सर्च का ऑप्शन रहेगा उसमें अगर आप लोग HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक अगर लिखिएगा तो आपको ये HDFC बैंक का पूरा ओपन होके आ जाएगा। देखिए, आज डेट है 3 फरवरी 2026। ठीक है, ये 3 फरवरी 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के डेट में जो इसकी प्राइस है, इसके शेयर की जो प्राइस है 948 रुपये 40 पैसे की है। ठीक है, तो आज के डेट में इसकी प्राइस 948 रुपये 40 पैसे है। और ये देखिए इसका ग्राफ कैसे मतलब लगभग कांस्टेंट रहा है, वैसा कुछ भी नहीं, 2% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आज के एक दिन के डेट में, ये 3 फरवरी के डेट में जो है ये अभी 21 रुपीज़ अर्थात 2.28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, इसका ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ ही है, तो 2% की इसकी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक्चुअली मैंने कहा था दोस्तों कि लार्ज कैप स्टॉक्स में एक ये फ़ायदा होता है कि आपका जो मतलब शेयर का प्राइस है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, या फिर वो हमेशा बढ़ते चला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा से मतलब धीरे धीरे करके बढ़ते चला जाता है। कहने का मतलब है ये एक स्टेबल स्टॉक्स होता है। ठीक है, स्टेबल स्टॉक्स होता है ये लार्ज कैप इंडेक्स का। अगर और मैंने ये भी आपको सलाह दी थी कि कम से कम पिछले 3 साल या 5 साल, या जब से कंपनी स्टेबल हुई है अर्थात स्टॉक के लिस्ट में आई है, जब से इनका IPO आया है, उस समय से भी हम लोग इसका डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर 1 साल का इसका डाटा एनालिसिस करें तो 1 साल में जो है ये कंपनी
देखिए 13.49%, 13.49% का ये इजाफा किया है, अर्थात 13.49% क्या क्या है, ये ग्रोथ किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये देखिए इसका ये ग्राफ कैसे मतलब कि मूव किया है, एकदम अपवार्ड डायरेक्शन में इसका ग्राफ मूव हुआ है। ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो देखिए एकदम अपवार्ड डायरेक्शन में देखने को मिला है। ठीक है। तो इसमें एक साल का अगर हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं तो इसमें 13.49% अर्थात 13.5% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद यदि हम इसका 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल के ग्राफ में भी हम लोग इसकी बढ़ोतरी ही देख रहे हैं। कितने परसेंट की दोस्तों, तो ये देखिए ये कितना बड़ा डाटा है, 20.03% का हम लोग इसमें वृद्धि देख रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आप एक साल पहले 1,000 रुपये लगाए रहते तो इसका 20%, ठीक, इसका 20% अर्थात 200 रुपये आप सिर्फ प्रॉफिट लेके जाते, अर्थात 1200 रुपये आपका एक साल में हो जाता 1,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, इसका अगर पूरा फाइनल देखा जाए 5 साल का, तो 5 साल में ये 20% की बढ़ोतरी की है। सॉरी, एक साल में 13%, 13.5% की इसने बढ़ोतरी की है और 5 साल में इसने 20% की बढ़ोतरी की है। अब जब से कंपनी स्थापित हुई है, अर्थात जब से लिस्टेड हुई है उस समय से, तो अगर देखा जाए तो ये 2003 से हमारे पास इसका डाटा है। तो देखिए 2003 में जो है इसका जो रेट था 12 रुपये 58 पैसे मात्र था। सोचिए कितना आश्चर्यजनक वृद्धि हुआ है दोस्तों, कि 12 रुपये 58 पैसे उस समय 2003 में चल रहा था और अभी 2026 है, अभी 948 रुपये 70 पैसे चल रहा है। तो कितना परसेंट, तो 8770%, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 8800% का ये इसका ये वृद्धि हुआ है। तो सोचिए ये कैसी कंपनी हो सकती है, और साथ ही साथ ये हमेशा से डिविडेंड देते आई है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि ये कितना डिविडेंड, मतलब कितने दिनों पे ये डिविडेंड देती है, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये एक स्टेबल और अच्छा कंपनी है। इसका अगर हम लोग फंडामेंटली रूप से देखें तो इसका जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कितना है, 14,26,937 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका ROE जो रेशियो है वो 13.29% की है। ठीक है। इसका PE 13.76% है। साथ ही साथ अगर इसका डिविडेंड की बात करें, ये देखिए 1.18% का डिविडेंड भी दे रही है। तो मैंने जो यहाँ पे कवर किया था वो मैंने क्या कहा था कि मैं वैसे लार्ज कैप को कहूँगा जो कि एक स्टेबल परफॉर्म भी कर रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। देखिए ये हो सकता है दोस्तों कि कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि आपको आपका शेयर का दाम अच्छा जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड क्या हो जाता है कि हमारे लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो जाता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगी उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर इसका देखिए डिविडेंड की बात की जाए तो देखिए इसका डिविडेंड एक साल का हमारे पास डिविडेंड है। तो ये देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट जो किया था ये 19 अप्रैल 2025 को किया था, और ये डिविडेंड कब दिया था, 27 जून को डिविडेंड दिया था। देखिए दोस्तों 22 रुपये पर शेयर, एक शेयर पे 22 रुपये, अगर किसी के पास 100 शेयर है तो उसके पास 2200 रुपये जो है ये उसको डिविडेंड से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छा खासा डिविडेंड है। ठीक, ये अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। इसके बाद दोस्तों और अगर हम लोग देखें तो ये साथ ही साथ बोनस भी प्रोवाइड कर रही है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमें बोनस भी दे रही है, 1:1 का रेशियो में बोनस भी दे रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा स्टॉक है। आगे अगर हम लोग देखें इसका, अगर फाइनेंशियल को, अगर क्वार्टरली हम लोग इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं कैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और अगर इसके हम लोग प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट देखिए ये भी आपका क्वार्टरली है कि दिसंबर 2024 में 18,340 करोड़ का था, मार्च 2025 में 19,285 करोड़ का था। इसी प्रकार से अगर दिसंबर 2025 की बात करें तो 20,691 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट की है। अगर इसका हम लोग नेट वर्थ की बात की जाए तो देखिए इसका दोस्तों नेट वर्थ का जो ग्राफ है ये हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। इस 2001 में
2,10,433 करोड़, 22 में 2,48,047 करोड़, 2023 में 2,90,298 करोड़, 24 में 4,69,779 करोड़ और अभी 2025 में जो है ये 5,38,148 करोड़ का इसका नेट वर्थ है। तो सोच लीजिए दोस्तों ये कितना अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक, अगर कंपनी की बात करें जो अभी इनका जो प्रेजेंट में है, इनका एमडी जो है वो शशिधर जगदीशन है और ये फाउंडेड कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और हम लोगों ने 2002 के करीब इनका शेयर का प्राइस क्या देखा था? तो 2002 के करीब जो इनका शेयर का प्राइस था वो 12 रुपये के आसपास था। ठीक है, अब इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ये FFII में इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब शेयर होल्डर जो है इनकी हिस्सेदारी 47.67% की FII में है। वहीं DII में जो है ये 10.53% की है। अगर इसमें रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो 15.14% रिटेल इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड में इनका जो भागीदारी है 26.66% की इनकी भागीदारी है। तो हम लोगों ये भी देख लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कंक्लूजन अगर कहे जाए तो कंक्लूजन की बात यही निकली कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप लोग इसमें जाएं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें शेयर ही लें। अगर आपके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप लोग इसकी एसआईपी भी कर सकते हैं। इसकी एसआईपी भी कर सकते हैं। ये हमें चेक करना होगा कि इसकी एसआईपी 100 या 500 रुपये से मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप हर महीने इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसा जैसा इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलते जाएगा। और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप लोग चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, जितना आपके पास पैसा है आप लोग उस हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेड सलाह यही रहेगी दोस्तों कि इसमें इसके साथ तो जाना ही चाहिए। बाकी आप लोग अपना तरफ से एक बार फंडामेंटली एनालिसिस अच्छी तरह से करें। मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।